आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है कि ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी एक्सटर्नल इंप्योरिटी नहीं है। तो क्या एक्सटर्नल इंप्योरिटी पॉसिबल है? पहला सवाल तो ये, मतलब एकदम प्योर सेमीकंडक्टर। सेम मटेरियल से बना हुआ होता है, एलिमेंट्स जो भी है ना, उसमें इंप्योरिटीज रहती है। मतलब एकदम ही ऐसा कभी प्योर 100% प्योर सेमीकंडक्टर या फिर कोई भी मटेरियल नहीं रह सकता, कुछ इंप्योरिटीज उसमें रहती है। हम उसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन बोल सकते हैं, पार्ट्स पर बिलियन। बहुत थोड़ी इंप्योरिटीज रहती है तो उसको हम पार्ट्स पर बिलियन बोलते हैं। मतलब एक कोई दूसरा एटम आ जाएगा, अपने सपोज आपने एक पर्टिकुलर मास लिया है अपने मटेरियल का, जो सेमीकंडक्टर या मेटल है कुछ भी है, उसमें एक आधी एटम रहेगा 10⁸ एटम्स के रेशो में, एक आधे एटम दूसरा रहेगा। इतना इम्प्योर रहता ही है हर एक सब्सटेंस, ऐसा एकदम प्योर नहीं रहता है। तो इतना अगर डिफरेंस है उसमें, इतना अगर प्रोपोर्शन है ना, 1:बिलियन, ठीक है, तो ऐसा चीजों को हम लोग प्योर बोलते हैं। अब प्योर सेमीकंडक्टर क्या होगा? जैसे हमारे पास सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं तो ये पूरे इसमें हम लोग एलिमेंटल ही ले रहे हैं, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 14 है, इसका 32 है ना, जर्मेनियम का। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये दोनों भी टेट्रावैलेंट एटम्स है और मतलब एलिमेंट्स है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए, 3s2 3p2। ठीक है, तो इसके वैलेंस शेल में हमने देखा था कि वैलेंस शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अगर हम लोग जर्मेनियम का भी देखें तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। ठीक है, तो ये इसका इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सही है ना? ये हो गया 10 18 10 28 28 और 2 और 4, ठीक, 32। तो जर्मेनियम में हमारे पास सिलिकॉन है, तो ये इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो प्रॉपर सेमीकंडक्टर है वो प्योर है, जिसमें कोई भी एक्सटर्नल इंप्योरिटी नहीं है। तो ये दोनों भी टेट्रावैलेंट है। अब टेट्रावैलेंट का आपको स्ट्रक्चर पता है, केमिस्ट्री में आपने देखा है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है कि कितने का एंगल होता है उन दोनों के बीच में? 120 का एंगल होता है, राइट, बॉन्ड्स के बीच में। तो हम लोग तो 2D में बनाएंगे यहाँ पे कि अगर सिलिकॉन एटम है तो अपने नेबरिंग एटम के साथ वो क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर अगर कोई सिलिकॉन एटम है तो अपने नेबर्स के साथ क्या बनाएगा? सिंगल सिंगल शेयरिंग करके, सपोज इसका बनाता हूं मैं अकेला, बाजू वाले सिलिकॉन एटम्स के साथ क्या होगा? सारे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में है, तो इसके 4 बाजू वाले के साथ क्या हो जाएंगे? बॉन्ड कर लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे बना लो सिलिकॉन। सो ये आपको जो स्ट्रक्चर मिल रहा है वो, अब इनकी जो लैटिस है, इसके इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। मतलब हम अगर 1 मोल ऑफ एटम्स भी ले, 1 मोल भी ले लें, ठीक है, तो भी
इतना कॉम्पैक्ट रहेगा कि हमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में लेंगे, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था। सो सिमिलर केस हो जाएगा कि इसमें भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो भी आजू बाजू वाले ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर होगा जर्मेनियम के लिए भी। तो सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब इसमें अगर टेम्परेचर नहीं है तो टेम्परेचर इज 0 केल्विन, ठीक है। तो 0 केल्विन पे इट विल एक्ट एज एन इंसुलेटर, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, रूम टेम्परेचर पे आते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा ये थर्मल एक्साइटेशन मिलेगा, बॉन्ड टूट जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ के यहाँ पे क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, इलेक्ट्रॉन घर छोड़ के भाग जाएगा। तो यहां पर जहां से इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन, बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर छोड़ गया है लैटिस में, रैंडम घूम रहा है लैटिस में, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन गया यहां पर, जो वैकेंसी क्रिएट हो गई, अगर इलेक्ट्रॉन गया यहां से, तो यहां जो वैकेंसी क्रिएट हो गई है, दिस वैकेंसी इज कॉल्ड एज होल। अब जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन था वहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो हमें जो एम्प्टी स्पेस जो है जहां पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, उसको हम बोल रहे हैं होल। तो एक होल को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ वर्चुअल चार्ज। कैसा चार्ज? वर्चुअल चार्ज। वर्चुअल, ऐसा एक्चुअल में है नहीं, लेकिन उसने इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखा, तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट हम लोग इसको पॉजिटिव पकड़ते हैं कि वहां पे स्पेस है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बिकॉज ऑफ थर्मल एक्साइटेशन यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, और वहां पर हमको जो मिल रहा है, यहां पर हमको जो मिल रहा है, ये जो दैट इज होल इलेक्ट्रॉन पे है, इलेक्ट्रॉन होल पे, इलेक्ट्रॉन होल पे है। इसका मतलब क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही होल्स बनेंगे, ठीक है। अब जाता कहाँ है, हमने पता है बैंड थ्योरी पढ़ी हमने कि सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो यहां होंगे, ठीक है, अपने अपने एनर्जी लेवल्स पे होंगे, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके अपना एनर्जी लेवल, जो भी फॉरबिडन एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप किसमें होती है, ये है हमारा एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, ये है हमारा एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप बन गया हमारा ये। और सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी गैप क्या होता है, इक्विवेलेंट टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। इंसुलेटर जैसा नहीं होता है, सेमीकंडक्टर में थोड़ा कम लगता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे कंडक्शन बैंड में बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन, और यहां पे क्रिएट हो जाएंगे होल्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो होल्स क्रिएशन इज बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्साइटेशन एट हायर टेम्परेचर। नहीं तो हमें पता है कि एट 0 केल्विन हमारा तो इंसुलेटर जैसा ही बिहेव करेगा, क्योंकि अभी टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, इसको कुछ थर्मल एक्साइटेशन नहीं मिला है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो अब इस तरह का जो सिनेरियो हुआ है हमारा, जिसमें हमको पता चला है कि यार जब इम्प्योरिटी नहीं है, एकदम प्योर सेमीकंडक्टर है, अपने आजू बाजू के एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखा हुआ है, अब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमें कंडक्ट करना है, ऐसा हम क्या बोलते हैं सेमी कंडक्टर, तो इसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में है। तो ये जो भी थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेंगे, 0 केल्विन का भी सीन बना लेता हूं मैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड बनाया हुआ है वैलेंस बैंड में, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन बैंड में है, ये कंडक्शन बैंड है अपना, ये वैलेंस बैंड है, यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ठीक है, ये एनर्जी कंडक्शन बैंड की, ये वैलेंस बैंड की। तो यहां पर एट 0 केल्विन कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है, ये वाला सीन हम लोग ले लेंगे यहां पे कि वैलेंस बैंड से चले गए कंडक्शन बैंड में, भाग गए इलेक्ट्रॉन्स,
तो यहाँ पे होल्स क्रिएट हो गए, है ना। तो नंबर ऑफ होल्स, तो जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं नंबर ऑफ होल्स का इन वैलेंस बैंड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, दोनों सिमिलर हो गए, है कि नहीं। अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन है इन कंडक्शन बैंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज होल नंबर ऑफ होल्स द होल कॉन्सेंट्रेशन इन वैलेंस बैंड, ऐसा ही होने वाला है। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो अगर दोनों सेम है तो हम कैसे लिख सकते हैं इनको, Ne इज इक्वल टू NH, सही बात है। और N इज इक्वल टू NH, ये क्या है, हम लोग इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, क्या बोलते हैं इनको, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो दे आर ऑल इक्वल, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे उतने ही होल्स यहां पर बनेंगे। अब कंडक्शन कौन करेगा, अगर हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, कोई एक छोटा सा सेमीकंडक्टर लिया, उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, तो कैसे बिहेव करेगा। अभी हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में होते हैं, जो फ्री है, ठीक है, लैटिस में, वही मूव करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, वो कौन से वाले मूव करेंगे, कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड वाले नहीं मूव करने वाले। अब ये वाले जो मूव करेंगे, मतलब होल्स तो फिक्स्ड है ना, वो तो एक ऐसा पोजीशन है जो मूव नहीं करने वाला, उसके अंदर कोई आ सकता है, लेकिन जिसके अंदर वो आएगा, जहां से आएगा वो जगह तो खाली हो जाएगी ना, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि एज द इलेक्ट्रॉन आर जंपिंग इनटू द होल, ठीक है, दूसरा होल बन गया वहां पे, तो होल यहां से वहां चला गया। तो जैसे एलईडी लाइट चलती है ना, जैसे कोई फेस्टिवल में एलईडी लाइट जंप करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो यहां पे हमें दो प्रकार का करंट मिलने वाला है, ठीक है। दो प्रकार का करंट कौन सा, देख लो, टोटल करंट देख लेते हैं, ठीक है, दिस इज टोटल करंट। अब सपोज ये तो इलेक्ट्रॉन चल के फ्री हो गया, फ्री हो गया मतलब वो कंडक्शन बैंड में, ठीक है, लेकिन विद इन द बॉन्ड अगर, या ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहां से यहां स्विच हो गए, यहां से सपोज इस पोजीशन पे स्विच हो गए, तो यहां पर एम्प्टी स्पेस तैयार हो जाएगी और ये पॉकेट भर जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको क्वार्टर भी बोला जाता है। एग्जैक्ट इसका इंग्लिश में मतलब नहीं पता मुझे, पर होल्स को क्वार्टर भी बोला जाता है, ठीक है। मे भी कुछ रहा होगा ये ऐसा कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है, ठीक है, पर वो कॉट, ये वाला कॉट हो जाना चाहिए था, CAUGST, पता नहीं, मैं अपना ही फालतू दिमाग लगा रहा हूं, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस जो कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है विद इन द कोवेलेंट बॉन्ड, वो भी अपनी जगह स्विच करते रहते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां जाएगा मतलब होल यहां पे मूव हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, होल इज मूविंग डाउन। फिर अगर नीचे वाले इसमें अगर इलेक्ट्रॉन और ऊपर आ गया तो और ये होल नीचे जाएगा। सो देयर इज टू टाइप ऑफ करंट, कि एक कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसका एक करंट बन जाता है, और दूसरा बन जाता है वैलेंस बैंड में जो होल मूव कर रहे हैं उसका। एक्चुअल में होल मूव नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा इफेक्ट आता है, जैसे एलईडी लाइट में बंद चालू होता है कि जैसे सपोज ये होल है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे, और ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की लड़ी है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले होल इधर बन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन बनेंगे, है ना। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेंगे तो होल इधर मूव कर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा,
ये होल बन जाएगा, ठीक है। इन दिस वे एज द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लेफ्टवर्ड्स या टू द लेफ्ट डायरेक्शन, वी आर गेटिंग दिस इल्यूजन कि होल्स राइट में मूव कर रहे हैं। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन का करंट, इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे होल मूव कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं कर रहे हैं, ओके। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? तो ये सारी चीजें जब हम लोग को थोड़े बहुत इससे में पता चलती है तब हम लोग करते हैं। अब मुझे बताओ, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जब इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन्स है उनको जब इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो उनको नॉर्मल जो करंट मिलता है कंडक्टर्स में या इंसुलेटर्स में या किसी भी मटेरियल में, वो करंट मिलेगा। एंड दिस इज ड्यू टू प्योर इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे कर रहे हैं उसके वजह से जो करंट मिल रहा है दैट इज ड्यू टू होल करंट। समझ में आ रहा है आपको? तो इलेक्ट्रॉन का करंट और होल का करंट ये दोनों भी अच्छे कंसेप्ट, मतलब सेम कंसेप्ट है। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे होल की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर कैरियर इज होल, होल नहीं होते तो वहां पे करंट बनता ही नहीं, तो इसका क्रेडिट दे दिया होल को। होल नहीं बनते तो वहां पे बनता ही नहीं। तो ये बैलेंस बैंड में करंट जो मिल रहा है दैट करंट इज बिकॉज ऑफ द होल्स, एंड कंडक्शन बैंड में जो करंट है दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है चीज? तो हमारे पास है अभी डायरेक्टली लिखने का तरीका, ये मिटा देता हूं। अगर आपको लिखना है तो प्लीज थोड़ा सा इसको पॉज करके लिख लेना, ओके। चलो अब यहां क्या हो रहा है कि हमारे पास जो करंट मिल रहा है दैट करंट इज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दिस कंस्टिट्यूट द टोटल करंट, तो दिस इज द टोटल करंट। अब ये टोटल करंट है। इस टोटल करंट को अब कैसे लिखे? अब करंट को लिखने के लिए हमारे पास तरीका है, चार्ज और उसका क्या लिखते हैं हम लोग, चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। चार्ज कॉन्सेंट्रेशन इनटू वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही लिखते हैं हम लोग, यही वे में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी मटेरियल से, तो मटेरियल निकाल लेता हूं। सपोज हमारे पास कोई एक छोटा सा टुकड़ा है, बट सब्सटेंस है, दैट इज अ सेमीकंडक्टर, और इसके अक्रॉस हमने क्या लगा दिया, बैटरी लगा दी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, करंट का डायरेक्शन तो हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है और फिर होल्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं लेफ्टवर्ड्स, इलेक्ट्रॉन का सबका डायरेक्शन इधर है, होल्स का डायरेक्शन राइटवर्ड्स है। तो वी आर गेटिंग अ टोटल करंट बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन होल्स कहां पर मूव कर रहे हैं, इन वैलेंस बैंड, और ये इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब हमें ये पता है कि होल का कॉन्सेंट्रेशन, उसका चार्ज भी उतना ही होता है ना, भले ही वो वर्चुअल चार्ज हमने बोला था, लेकिन चार्ज ऑफ होल इज कंसिडर्ड, मैग्नीट्यूड उसका क्या होता है, सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम एज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना। वैल्यू उतना ही होता है, ठीक है, वैल्यू उतना ही होता है। तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स लिखना है, फिर चार्ज जो भी है उसका इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे, होल का होल के लिए लिखेंगे, और फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसका लेंथ हमें पता चाहिए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसका लेंथ हमें पता चाहिए। तो सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस मटेरियल का ए है, लेंथ इसका
L है ना, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज लगाया हुआ वो V है। तो इस तरह का हम लोग हमेशा करते हैं, ठीक है। सो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से क्या हो रहा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें सिर्फ ये वाला करंट मिल रहा है इन कंडक्शन बैंड, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लेता हूं यहां पे, ये लिख लेना था आप लोगों ने, कुछ छूट गया तो बता देना। सो बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लेना, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, only free electrons in conduction band will constitute the current। ठीक है, वैलेंस बैंड से, वैलेंस बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, और वो बस वैलेंस बैंड के अंदर बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन मूवमेंट करेंगे, उसको एनर्जी कम लगती है। बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन, बिकॉज ऑफ थर्मल एक्साइटेशन ये ओके। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। वैलेंस बैंड हो वो बॉन्डेड होता है, तो इधर से उधर जंप मारेंगे तो एक छोटा सा करंट हमको मिलता है। तो ये जनरल आइडिया है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हो क्या रहा है। वेल मतलब जो प्योर है उसके खुद के जो आइटम्स है वही एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हीट। अगर जीरो टेम्परेचर नहीं है, मतलब जीरो केल्विन है, तो वो तो इंसुलेटर जैसा ही बिहेव करेगा। दिस इज ऑल अबाउट ये। तो एक्सटर्नल फील्ड लगाने के बाद क्या होगा, तो हमारे पास करंट के लिए उसका जो कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन है एन से डिनोट किया जाता है, चार्ज है, होल हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल, एंड v इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, v इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो किसका मूवमेंट ज्यादा होगा मुझे बताओ। होल्स जो है वैलेंस बैंड के अंदर, उसका मूवमेंट या उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसका मूवमेंट तो लिमिटेड होगा, क्योंकि जब थर्मल एक्साइटेशन होगी थोड़ी एनर्जी मिलेगी तो इधर से उधर जाएंगे। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनका मूवमेंट तो ज्यादा ही होगा। तो हमको ये बात पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। ठीक है, ये बात भी फिक्स हो गई अपनी। ठीक, ऐसा होता है। और जब हम लोग इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक वोल्टेज है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको मिल रही है दैट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड वोल्टेज। इन दोनों का रिलेशन भी हमको मिल जाएगा, और इससे हमारी कंडक्टिविटी ऑफ मेन चीज हम लोगों ने क्या बोला था कि कोई भी हो, कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो या सेमीकंडक्टर हो, आप कौन से किस फैक्टर पे उसको डिसाइड करते हैं कि ये कंडक्टर कैटेगरी में है या सेमीकंडक्टर है, उसकी कंडक्टिविटी है, उसकी रेजिस्टिविटी है ना। ये सबसे मेन चीज हम लोगों ने पढ़ी थी स्टार्टिंग में। तो अभी देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। ओके, सो ये बता दो, बता देता हूं। ये भी बता देता हूं। नाउ हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज गिवन बाय V by L फॉर दिस पर्टिकुलर कंडक्टर, फॉर दिस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर पीस, और उसका जो
इस सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होगा दैट इज ऑल्सो गिवन बाय दिस रिलेशनशिप। हमको पता है कि रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर, रेजिस्टिविटी इनटू क्या, लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। और इन दोनों के बीच का अगर रिलेशन हमको निकालना है तो एल की वैल्यू यहां पुट कर दो तो आपको रेजिस्टिविटी का रिलेशन मिल जाएगा। नहीं तो फिर एक रिलेशन ले लो तो आपको हमें निकालना है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल आ जाएगा कंडक्टिविटी, तो हमें रेजिस्टिविटी निकालना है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू पुट करो, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन आ जाएगा, यहाँ पुट कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूं देयरफॉर रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय एल। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं। डिवाइड कर दो इसको तो भी आ जाएगा, नहीं तो एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो भी आ जाएगा। ठीक है, या इन दोनों को डिवाइड कर दो एक दूसरे के साथ तो रिलेशन मिल जाएगा हमको। दिस इज इक्वेशन 1, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 2, और इन दोनों के बीच का रिलेशन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या रिलेशन है देखो, E बाय रो दोनों के बीच का 1 एंड डिवाइड 1/2, और ये आ जाएगा V बाय एल, एक रिलेशन है, और दूसरा है R बाय एल। तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गए, है ना। एंड E बाय रो V R इंटू ए, ये रिलेशनशिप बचा। सो बाय ओम्स लॉ ये बन रहा है हमारा ओम्स लॉ की तरह, रिलेशन इज करंट इज इक्वल टू V बाय आर, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू करंट, स्मॉल ले लेता हूं क्योंकि कैपिटल करंट टोटल करंट लिया था हमने, टोटल करंट भी ले सकता हूं, I बाय आर, I बाय आर नहीं, I बाय ए। ठीक है, so this is the relation that we have. So now हमारे पास, हमको पता है कि करंट जो हम लोग लिखने वाले हैं, कैपिटल आई ये लिख लेता हूं, दिस इज टोटल करंट इन द सेमीकंडक्टर। इन दोनों का रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड रेजिस्टिविटी इज करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका मटेरियल का। तो आई की वैल्यू वहां पुट कर दो, ये टोटल करंट है ना। अब टोटल करंट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पे, चार्ज कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन, उनका क्या था, चार्ज कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन, उसका चार्ज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। दोनों के वैल्यू लिख लेते हैं और फिर आंसर आ जाएगा। ओके, चलो पुट करो, आंसर निकाल सकते हो आप लोग। ये मिटा देता हूं, लिख लेना जो भी है। ठीक है, सो मुझे लिखने में थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है, देखते हैं। सो E बाय रो चार्ज concentration IH plus IE because of holes and this area of cross section। अब यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ चार्ज होल concentration इनटू चार्ज ऑफ होल, तो E होगा, है ना, सेम होता है ना मैग्नीट्यूड। then area of cross section and drift velocity of hole plus charge concentration of electron into charge of electron, area of cross section, area of cross section and drift velocity of electron divided by A। ठीक है, then E by रो। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी आ रहा है रेसिप्रोकल, इसका मतलब हमको कंडक्टिविटी मिल जाएगा आराम से।
है ना, कोई टेंशन नहीं है। सो विल रिमूव दिस। इसके बाद पूरा रिलेशन एक साथ लिखते हैं। सो क्या होगा, कॉमन लेंगे ए, नंबर ऑफ होल्स और ये वाला कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, ये भी सेम है, तो हमारे पास क्या बचा, नंबर ऑफ चार्ज कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम है ई, या हम लोग लिख सकते हैं चार्ज और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, और यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ होल्स into drift velocity of hole plus number of electron with drift velocity of electrons divided by A into E by rho। तो ये तो कैंसिल हो गया, E बाहर रहा। ओके, सो नाउ, है ना, सो 1 by rho is equal to चार्ज का वैल्यू NH VH by E, that is electric field, plus NE VE by E। This is the relationship that we have। अब हमारे पास एक और रिलेशन बनता है, that is between drift velocity और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशनशिप है, रेशो है, यहां पर सेमीकंडक्टर जब पढ़ते हैं उसमें एक नया रिलेशनशिप बनाया गया, दैट इज कॉल्ड एज मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो रेशियो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इज कॉल्ड एज मोबिलिटी। हम बोलते हैं ना मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ज्यादा है, मूव कर रहा है, एंड दैट इज गिवन बाय वैल्यू म्यू। क्या बोला, दैट इज गिवन बाय वैल्यू म्यू। तो यहां पर आपको डायरेक्टली एक रिलेशन बन रहा है कि नंबर ऑफ चार्ज कॉन्सेंट्रेशन पे है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड द V बाय E, इस रिलेशनशिप को, इसका यूनिट लिखते हैं हम लोग, इस मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वोल्ट पर मीटर। सही बात है ना, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर ऊपर गया अपॉन वोल्ट सेकेंड, एंड दिस इज गिवन बाय वैल्यू म्यू। म्यू इज कॉल्ड एज मोबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, मोबिलिटी। सो दिस इज इसका रिप्लेसमेंट, ये इसका ऐसा यूनिट और इसका नाम दिया गया मोबिलिटी। अगर होल के साथ रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स के साथ, तो दैट इज मोबिलिटी ऑफ होल्स, और अगर इलेक्ट्रॉन्स के साथ है तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रही है? तो ये सारी जो चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए, एकदम बाय हार्ट होनी चाहिए। तो यहां पर हमारे पास इस रिलेशन का आगे का वर्जन लिखता हूं मैं, दैट इज 1 बाय रो इंटू E, विच इज कॉमन फॉर होल, इंटू नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, अभी तो सेम है, सिमिलर है इसके लिए, नंबर ऑफ होल्स एंड क्या, होल का मोबिलिटी इज म्यू H प्लस नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या, कंडक्टिविटी। स्पेलिंग में भूल जाता, म्यू H प्लस NE म्यू E। तो ये जो रिलेशनशिप है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना जा रहा है इलेक्ट्रॉन से होल, जस्ट बिकॉज ऑफ अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि यार होल का तो मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं हो रहा है ना, तो फिर इसको क्यों कंसिडर किया? ठीक है, तो वो सवाल मुझे भी दिमाग में आया था। ठीक है, पर अब हम लोग इसी को मान के, ये जो यूनिफॉर्मिटी है इसमें, इसको मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, पर वो सवाल तुमको आएगा दिमाग में। पर हम लोग थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा जब इलेक्ट्रॉनिक्स को तुम डीपर लेवल पे समझोगे, मे बी उसमें कुछ और तुमको इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, पर हम नंबर ऑफ होल कॉन्सेंट्रेशन और उनका मोबिलिटी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन उनका, उसका मोबिलिटी, उनके बीच का ये रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंडक्टिविटी इज इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम into holes concentration into mobility of holes plus electron concentration into mobility of hole in a semiconductor is given by this। तो ये सारा कुछ रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इसकी बेटर करना, क्योंकि यही सेम चीज आपको पूछी जाती है कि नंबर ऑफ होल कॉन्सेंट्रेशन फिर ज्यादा है किसी दूसरे पी टाइप सेमीकंडक्टर में, एन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो, उसका रिलेशन ये सब कुछ कंडक्टिविटी पे पड़ेगा। समझ में आ रहा है चीजें? तो प्लीज इसको लिख लो, फॉलो करो। और ये था आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या था ये? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसको आप लोगों को आसानी होगी पढ़ने में, तो प्लीज इसको लिख लो। थैंक यू।